हेलो फ्रेंड्स, सेशन 4 टू क्रैक C++ एप्टीट्यूड और C++ MCQ एग्जाम, उसमें आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन और उसके ऊपर जितने भी MCQ है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस, हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो एक क्लास है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास स्टूडेंट। अब ठीक है, उस क्लास में मान लो कि मतलब सबसे पहले हम जो डेटा मेंबर है वो दो लेंगे, जैसे कि मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रो डेटा मेंबर। उसके बाद मतलब एडॉप्ट कैरेक्टर, क्योंकि उसका नाम हम लिखेंगे स्टूडेंट का नाम। सो आई जस्ट सिंपली राइट हियर कैर नेम ऑफ 20। अब देखिए, हर एक जो स्टूडेंट रहने वाला है, ठीक है, हर एक का नाम अलग अलग रहेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, या फिर नॉर्मल डेटा मेंबर यहाँ पे किया है तो उसको वो नाम दिया। अब देखो, इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये जो डेटा मेंबर है ये एक्सेप्ट करने के लिए और डिस्प्ले के लिए मैं मेंबर फंक्शन लिखता हूं, राइट। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं पब्लिक, उसके बाद वॉइड एक्सेप्ट सिंपली मतलब यहां पे मैंने डिफाइन किया, ऐसे समझो जस्ट, और वॉइड डिस्प्ले ये यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इसे समझिए वहां पे, एंड डेफिनेशन वगैरह इनका सब कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लास खत्म होता है, सेमीकोलन। अब देखिए, मान लो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस वक्त कैसे मेमोरी मिलने वाला है वो देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपका स्टूडेंट है ना, उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मान लो कि 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे, देखो स्टूडेंट। So let's write obj1, obj2, obj3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अब 3 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये जो डेटा मेंबर है इनको कैसे मेमोरी मिलती है ये देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मेमोरी में कैसे रहता है, ये तो नॉर्मल डेटा मेंबर या फिर इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उसके लिए कैसे रहेगा, सेपरेट मेमोरी मिलने वाली है अलग अलग। मतलब आपका ये obj1 ऑब्जेक्ट 1 रहेगा, यहाँ पे obj2 ऑब्जेक्ट 2 ऊपर क्या हुआ, और यहाँ पे आपका obj3, और हर एक का जो रोल नंबर और नेम रहने वाला है वो आपका अलग अलग रहेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए रोल नंबर इसका, ये obj1 का, और उसका नेम, इसके लिए अलग मेमोरी मिलेगी, राइट। उसके बाद आपका जो obj2 है यहाँ पे, फिर उसका भी मतलब रोल नंबर अलग रहेगा एंड उसका नेम अलग रहेगा। सेम थिंग विथ obj3, इसके लिए भी मेमोरी स्पेस अलग मिलने वाली है, इसका रोल नंबर और नेम, ठीक है। तो ऐसे मेमोरी बेस रहने वाला है। सो आई कैन जस्ट शो यू हियर विद द हेल्प ऑफ एरो, ये आपका ऐसा रहेगा। अब एक देखिए, मान लो कि मुझे नहीं क्या कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए वो वहां पे देखना है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, सिंपली कोई एक डेटा नंबर लिख के वो वहां पे उनका इंक्रीमेंट करूंगा, काउंट करूंगा, राइट। तो अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं इन काउंट, अब ऐसे नॉर्मल किया तो क्या होगा, राइट, नॉर्मल डेटा मेंबर, तो मतलब हर एक के लिए अगेन मेमोरी स्पेस लगेगी। लेकिन आप भी सोचो, काउंट वो तो हम एक वेरिएबल भी मतलब डिक्लेयर करके भी वहां पे काउंट कर सकते हैं ना। और दूसरी बात, मतलब अगर आपने ऐसे नॉर्मल वहां पे डिक्लेयर किया, राइट, नॉर्मल डेटा मेंबर, तो वहां पे आपको मतलब उतनी मेमोरी अलग अलग जाएगी। और मान लो कि ये काउंट है इंटीजर, ठीक है, और मैं 32 बिट का कंपाइलर है, तो आपको उतने 4 बाइट्स अलग अलग लगेंगे। मान लो कि 3 ऑब्जेक्ट है, सो 4 3 12 बाइट्स, उतने मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे उतने वो बढ़ जाएंगे। तो कॉमन डेटा मेंबर रखने के लिए, ठीक है, कॉमन डेटा रखने के लिए ऑब्जेक्ट के बीच में आपको जो आता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर, राइट। स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी कॉमन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। आप बोलोगे कैसे उसको डिक्लेयर करना है, तो देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड स्टैटिक। तो हम जैसे भी आपका ये इंट काउंट है, उसके सामने आपको सिर्फ एक स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये जो है ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि ये काउंट जो है इसका कैसे रहेगा मेमोरी एलोकेशन। तो देखिए, स्टैटिक डेटा मेंबर कॉमन रहता है हर एक ऑब्जेक्ट में, तो उसको मतलब अलग से इनके पहले ही मेमोरी मिलती है
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से उसको अलग से देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी कैसे मिलेगी, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पे ये रोल नेम उनको अलग अलग थी, स्टैटिक डेटा मेंबर को एक ही बार मेमोरी मिलने वाली है, जहाँ पे जैसे कि आपका ये काउंट और उसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी। अगर मान लो डिफाइन करके वक्त, अब डिफाइन कैसे करना है वो तो मैं आपको बोलूंगा, लेकिन अगर मान लो डिफाइन करते हुए आपने कुछ वैल्यू नहीं दिया तो उसको बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू इनिशियलाइज होने वाली है। और वो कब होगी, जब भी हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे प्रोग्राम में, और देखिए वो वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। तो ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉमन रहने के कारण हमारी मेमोरी सेव होने वाली है। तो जैसे कि अब अभी हमने सीखा कि डिक्लेयर कैसे करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर को, उसके बाद हम कैसे डिफाइन करता है तो वो भी यहाँ पे देखेंगे। सो ये आपका रहेगा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड से, स्टैटिक डेटा टाइप और आपका रहेगा वेरिएबल नेम, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी वहां पे देखा है। उसके बाद देखिए हमें मतलब जो भी डिक्लेयर किया है उसको डिफाइन भी करना पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर मान लो एज एन एग्जांपल देखो डिक्लेरेशन के बाद हमें डिफाइन भी करना पड़ता है। अगर मान लो कि आपने ऐसे एक डिक्लेयर किया स्टैटिक कीवर्ड से, स्टैटिक, उसके बाद डेटा टाइप इंट है और वेरिएबल का नाम काउंट है स्टैटिक डेटा मेंबर का, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर। सो उसका सिंटैक्स क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स में आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखनी पड़ती है, जो भी आपका स्टैटिक डेटा मेंबर है उसकी डेटा टाइप यहाँ पे लिखनी पड़ती है। उसके बाद क्लास का नाम आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद आपको स्कोप रिलेशन देना पड़ता है और उसके बाद स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम लिखना पड़ता है। अभी मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल नेम। देखो ये डेफिनेशन जरूरी है, अगर आपने डेफिनेशन नहीं किया तो आपको रन टाइम पे एरर आने वाला है, क्योंकि आपको वहां पे कुछ वैल्यू मिलती है, इनिशियलाइजेशन होता है। सो देखिए अब ये आपका रहने वाला है डेफिनेशन का सिंटैक्स। अब एग्जांपल क्या, आपने मान लो कि ऊपर जैसे कि काउंट नाम का स्टैटिक डेटा मेंबर किया है, तो ये तो डिक्लेरेशन हो गया, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखेंगे। आपको सबसे पहले ऊपर क्या दिया है, डेटा टाइप, तो ऊपर डेटा टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ पे हमें इंट देना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्लास का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि क्लास का नाम आपके स्टूडेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। इसके बाद ऊपर जैसे दिया है स्कोप रिलेशन और इसके बाद वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट, तो सिंपली हम यहाँ पे काउंट लिखेंगे। अब ये डिफाइन करने के बाद होगा क्या, ठीक है, सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, व्हेन वी क्रिएट वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, एट दैट टाइम इस पर्टिकुलर काउंट को 0 वैल्यू मिलेगी। अगर आपको मान लो कि अगर आप इसको कुछ आपका खुद का असाइन करना चाहते हो 10, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होने वाली है। व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, स्टैटिक डेटा मेंबर गेट्स इनिशियलाइज्ड टू 0। ये तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन डेफिनेशन के बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो उसके आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा, हैश इंक्लूड IOStream सिंपली। इसके बाद देखिए नेम स्पेस हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, नेम स्पेस यूज करना है, राइट। अब देखिए हम एक स्क्रैच से करेंगे, क्लास का नाम देंगे हम यहाँ पे क्लास स्टूडेंट, राइट ओवर हियर। उसके बाद स्टूडेंट में हम क्या करेंगे कि 2 डेटा मेंबर लेंगे स्टूडेंट क्लास में, एक तो आपका रोल नंबर रहेगा और दूसरा रहेगा नेम। सो लेट मी राइट हियर इंट रोल और उसके बाद आपका रहने वाला है स्टूडेंट का नेम, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं पब्लिक सेक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। एक एक्सेप्ट करूंगा और एक डिस्प्ले करूंगा, ऊपर वाले डेटा मेंबर एक्सेप्ट डिस्प्ले करने के लिए। सो लेट मी राइट हियर void accept, सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cout, ठीक है। तो हम डेटा मेंबर एक्सेप्ट करते हैं तो यूजर को बोलेंगे एंटर रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखिए उनको एक्सेप्ट करेंगे, सी इन एक्सट्रैक्शन आपका रोल नंबर एंड नेम, ये हो गया एक्सेप्ट का।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उनको डिस्प्ले भी करके लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें डिस्प्ले करना है रिजल्ट दिखाने के लिए। सो सिंपली यहाँ पे करेंगे हम सी आउट, माय मिस्टेक, एंड एल। यहाँ पे करेंगे क्या, आपका जो ऊपर वाला है रोल नंबर और नेम वो डिस्प्ले करेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ रोल नंबर, सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया रोल, और उसके बाद मैं उनका नाम भी वहां पे प्रिंट करता हूँ। सो सिंपली एंड एल, आपका यहाँ पे आएगा नेम, एंड सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, ठीक है। ये तो डिस्प्ले हो गया। अब चलिए, इतना क्लास कर दिया हमने, 2 डेटा मेंबर लिख दिए और 2 मेंबर फंक्शन लिख दिए। अब इसके बाद हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे करेंगे इंट मेन, ठीक है। मेन का रिटर्न टाइप इंट है, तो इसको यहाँ पे हम पहले लिख के लेंगे, इट्स रिटर्निंग राइट इंटीजर वैल्यू, सो राइट, सो विल जस्ट रिटर्न 0, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, राइट। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे हम, कि वो जो पर्टिकुलर क्लास है, क्लास का नाम आपका स्टूडेंट है, तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, आई जस्ट राइट डाउन obj1, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे क्या, हमारे प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करने वाले हैं ना, उसका मुझे काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो उसका मुझे क्या करना है, काउंट करना है। मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, obj1 डॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखता हूं, और उसके बाद मैं लिखूंगा obj1 डॉट डिस्प्ले। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट के लिए मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूं और उसको ही क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं। सो ये देखिए डिस्प्ले, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, नो वार्निंग्स एंड नो एरर, मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। एंटर रोल नंबर एंड नेम। सो रोल नंबर में यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, और नेम जस्ट मैं लिखूंगा राहुल, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया, डिस्प्ले हो गया, रोल नंबर की वैल्यू 10 और नेम की राहुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, कि जैसे कि आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वहां पे डिस्प्ले होके आना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1, दूसरा किया, डिस्प्ले होके आना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2। तो ये इस पर्टिकुलर टास्क के लिए मैं स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करूंगा, ठीक है, और वो सभी ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन रहने वाला है, और उसको मेमोरी भी एक ही बार मिलेगी, ओनली वन कॉपी विल बी क्रिएटेड फॉर दैट स्टैटिक डेटा मेंबर एज वी हैव सीन इन द, ठीक है। सो चलिए कैसे करेंगे डिक्लेरेशन स्टैटिक मेंबर का, तो कीवर्ड विल बी यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है, डेटा टाइप इंट और उसका नाम काउंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन करना है या फिर इनिशियलाइज करना है, और वो कहां पे करते हैं, आउटसाइड द क्लास। तो जैसे अभी हमने जस्ट देखा, तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्लास का नाम वो क्या है, स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रिलेशन, और उसके बाद स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम, तो वो क्या है, काउंट, ठीक है। ये करेंगे हम, राइट, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, हमने अब भी जस्ट देखा कि जब भी हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस पॉइंट पे आपके स्टैटिक मेंबर की वैल्यू हो जाने वाली है 0, ठीक है, काउंट विल गेट इनिशियलाइज्ड टू 0, ये हो गया। अब जब हम एक्सेप्ट में जाएंगे ना, एक्सेप्ट में, तो उस वक्त क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट एक्सेप्ट में लिखेंगे हम काउंट प्लस प्लस, सिंपली आई जस्ट इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस, और यहां पे लिखेंगे सी आउट। अब काउंट प्लस प्लस पहले 0 था, यहां पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो सिंपली वो हम यहां पे टाइप करेंगे एंड एल, यहां पे हम टाइप करेंगे एंड एल, ठीक है, और लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करना है। अभी काउंट क्या हो गया, 1, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आप एक्सेप्ट को कॉल करते हो, तो एक्सेप्ट में जाके पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, फिर रोल नंबर एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। चलिए देखते हैं, कंट्रोल F9 बिल्ड, इस बिल्ड सक्सेसफुली एंड विल रन इट। तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1, तो ये 1 किसका, काउंट का, जो कि स्टैटिक डेटा मेंबर है। उसके बाद रोल नंबर एंटर करेंगे और नेम,
सो रोल नंबर विल बी 10 एंड नेम विल राइट राहुल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर 10 आ गया और नेम राहुल। अब यही चीज मतलब मैं जब दूसरा ऑब्जेक्ट करूंगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट obj2, ठीक है, इसके बाद अगेन मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, राइट, और डिस्प्ले भी करूंगा, एक्सेप्ट एंड ऑल्सो आई जस्ट डिस्प्ले हियर, ठीक है। अब देखिए इस वक्त क्या होगा, जब मैं obj2 करूंगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इस वक्त हम obj2.accept कॉल कर रहे हैं। तो चलिए एक बार एक्सेप्ट में जाके देखते हैं। देखिए एक्सेप्ट में अब काउंट प्लस प्लस, काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, चेंज की हुई, क्योंकि वो कॉमन था ना, उसकी चेंज की वैल्यू 1 थी। यहां पे मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 2, राइट। और ये 2 जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 2 प्रिंट होके आएगा, राइट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2, और उसका फिर से रोल नंबर एंड नेम एंड वो हम डिस्प्ले करेंगे। चलिए फिर पहले से यहाँ पे कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइल हो गया एंड विल रन इट। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, एंटर रोल नंबर एंड नेम, रोल नंबर 10 लिखता हूँ यहाँ पे राहुल, ठीक है, तो उसका वो डिस्प्ले होके आ गया, रोल नंबर 10 नेम राहुल। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेप्ट ने उसको राइट काउंट था जो कि स्टैटिक डेटा मेंबर कॉमन, उसकी वैल्यू बढ़ाई थी तो वो 2 आएगा। अगेन मैं रोल नंबर लिखता हूँ 20 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सौरभ, ठीक है, तो आपको रिजल्ट आ गया रोल नंबर 20 एंड नेम सौरभ। तो ये है स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में, राइट, एंड वी हैव यूज्ड टू ट्रैक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। तो गाइस ये था स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है। देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए अगेन स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। सो अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। अब मैं उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम एक काम करता हूँ कि उसका नाम मैं काउंट ऑब्जेक्ट ऐसे लिखता हूँ, राइट। अब वो क्या काम करेगा वो देखते हैं, लेकिन उसके पहले सिर्फ हम पहले नाम लिखेंगे काउंट ऑब्जेक्ट। सो ये लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन आपका ऑब्जेक्ट काउंट करने का काम करेगा। मतलब क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेप्ट में किया था, है ना, जो भी स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको हमने इंक्रीमेंट किया था, राइट। तो ये काम स्टैटिक मेंबर करेगा और उसी के साथ उसको डिस्प्ले भी करेगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो काउंट प्लस प्लस, यहाँ से मैं ये 2 स्टेटमेंट कट करता हूँ और उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर फंक्शन में पेस्ट करूंगा। ये आपका हो गया। अब देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे काउंट है जो स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो ये आपके स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ उसी स्टैटिक डेटा को एक्सेस करेंगे। जो भी नॉन स्टैटिक रहेंगे या फिर इंस्टेंस वेरिएबल रहेंगे उसको स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस नहीं करने वाला। आप अगर करने को जाओगे तो आपको वहां पे एरर आएगा। अब देखिए जैसे कि इस फंक्शन में हमने किया है काउंट प्लस प्लस, राइट, जो एक्सेप्ट में कोड किया था, मतलब काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा और उसी को यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड और उस काउंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो अब हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कैसे करना है। तो चलिए उसके लिए हम मेन फंक्शन में जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसका सिंटैक्स सबसे पहले हम देखते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आई विल बी जस्ट राइटिंग सिंटैक्स टू कॉल स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सो सिंपली देखिए अब वो जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना, आप आइदर मतलब क्लास का नाम यूज करके भी कॉल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास नेम, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्कोप सोल्यूशन और उसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो आप इस तरीके से स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका सिंटैक्स था। अगर हमने एग्जांपल देखा ऊपर जो भी एग्जांपल लिखा है,
तो वहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, क्लास का नाम जैसे कि मतलब हमने देखा क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं स्टैटिक मेंबर को, तो क्लास का नाम स्टूडेंट है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको देना है स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, यहाँ पे ये दे दिया, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम स्टूडेंट हमने अभी देखा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम है काउंट ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो काउंट जो भी स्टैटिक आपका डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू 0 होगी, और इस केस में होगा क्या, जब भी हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां पे आपका कंट्रोल जाएगा और सिंपली जो भी काउंट था वहां पे 0 हो गया था उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, और इस नेक्स्ट लाइन पे उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट 1 के लिए। अब सेम थिंग हम उसी को ऑब्जेक्ट 2 में 2 के बाद भी करते हैं, उसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट सेकंड हम क्रिएट करेंगे और इसको कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ के फिर यहाँ पे मतलब आपको आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विल बी 2, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हो आप, ठीक है, उसका यूज सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर एक्सेस करने के लिए करते हैं, वो नॉन स्टैटिक डेटा एक्सेस नहीं करेगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, और उसको हमने यहाँ पे क्लास का नाम यूज करके स्कोप रिलेशन और उस फंक्शन का नाम करके कॉल किया। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं आउटपुट, पहले हम कंपाइल करेंगे उसके बाद हम रन करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट 1 वहां पे मैसेज आया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1, एंटर रोल एंड नेम, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 राहुल, देखिए आपको डिस्प्ले हो क्या है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2, अब उसके लिए रोल नंबर लिखेंगे 20 एंड आई विल जस्ट राइट रोहित, देखिए वो डिस्प्ले करके आया। तो ये पूरा था स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर के ऊपर जितने भी एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज, तो हमें ऑप्शन दिए है 0 1 गार्बेज वैल्यू एंड डी कंपाइलर डिपेंडेंट। तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, जब भी हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, एट दैट टाइम स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू गेट्स इनिशियलाइज्ड टू 0। तो आपका ये आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, इट विल बी 0। सो ओवर हियर द वैल्यू विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास इज इनिशियलाइज्ड व्हेन, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि स्टैटिक वेरिएबल क्लास में कब इनिशियलाइज होते हैं, तो हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ऑप्शन बी, लास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, मतलब क्लास का आखिरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, एंड ऑप्शन डी, नो नीड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज कब होता है कि अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया और हमने थ्योरी में भी देखा कि जब भी हम क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त स्टैटिक डेटा मेंबर 0 वैल्यू से इनिशियलाइज होता है। सो आंसर आपका रहने वाला है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ class contains static variable then every object of the class has its copy of static variable, ठीक है। अब देखिए ये हमें ट्रू और फॉल्स है ये बताने का है। अगर मान लो कि आपके क्लास में कोई स्टैटिक वेरिएबल रहता है, हमने एग्जांपल में देखा वहां पे, अगर आपके क्लास में स्टैटिक वेरिएबल रहता है तो उसको सिर्फ एक ही कॉपी मिलती है, राइट, मतलब एक ही मेमोरी मिलके वो स्टैटिक वेरिएबल पूरे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होता है, वो कॉमन रहता है सभी ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इट्स ओन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर आने वाला है फॉल्स, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल बनाने के बाद है ना एक ही कॉपी बनती है और वही कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर होती है, और ना कि मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी रहेगी स्टैटिक वेरिएबल की, राइट। सो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर इन अ क्लास आर आल्सो कॉल्ड। तो देखिए ऑप्शन दिए है, स्टैटिक वेरिएबल जो भी हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो उसको मतलब दूसरा क्या बोल सकते हैं,
ऑप्शन दिया है हमें इंस्टेंस वेरिएबल, नेम कांस्टेंट, ग्लोबल वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल मतलब नॉर्मल जो रहते हैं आपके, है ना, सो उनको बोलते हैं हम। नेम कांस्टेंट ये भी नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल ये तो मतलब क्लास के बाहर रहते हैं उनको, लेकिन हम जो क्लास के अंदर लिखते हैं ना स्टैटिक वेरिएबल, हम उनको क्लास वेरिएबल इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, हम उसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल इज। ठीक है, हमने सिंटैक्स में अब भी जस्ट देखा कि अगर हमें मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या कीवर्ड यूज करना पड़ता है, स्टैटिक कीवर्ड, राइट। सो आपका यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड है, उसके बाद हम लिखते हैं डेटा टाइप, और उसके बाद आता है हमारा मेंबर का नाम। मतलब अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा जो हमने देखा था ऑप्शन ए में जो दिया है स्टैटिक कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप आती है जो भी आपकी टाइप, और उसके बाद मेंबर का नेम, है ना, स्टैटिक मेंबर का जो भी नाम रहेगा वो आएगा। बाकी सभी ऑप्शन देखिए, पहले मेंबर नेम है ये भी गलत है, पहले डेटा टाइप है ये भी गलत है, एंड पहले स्टैटिक नेम है डी में, लेकिन उसके बाद मेंबर नेम है, तो आपका बी सी डी ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वी डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर। तो देखो स्टैटिक डेटा मेंबर का मतलब डिक्लेरेशन हम क्लास के अंदर करते हैं, और डेफिनेशन जो होता है ना, है ना, हम डिफाइन कहाँ पे करते हैं, क्लास के बाहर, राइट। हमने अभी जब उसका सिंटैक्स भी देखा। सो वेरी सिंपल, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखो क्या क्या दिया ऑप्शन, इन मेन फंक्शन रॉन्ग, इनसाइड द क्लास, गाइस इनसाइड द क्लास तो डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद आउटसाइड द क्लास, ये आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, आउटसाइड द क्लास। सो ये रहेगा आपका डी। तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर है, तो इसका मतलब आप कंस्ट्रक्टर का ये तो अलग ही बात आती है, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग स्टैटिक डेटा मेंबर इज। तो हमें 4 ऑप्शन दिए क्या क्या, ठीक है। तो अभी देखो पहले डेटा टाइप दी है, उसके बाद क्लास नेम, स्कोप रिलेशन नेम, मेंबर नेम इक्वल टू वैल्यू, राइट। अब ये आपका जो सिंटैक्स है ये सही है, क्योंकि हमने अभी एक देखा, देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम क्लास के बाहर, राइट, स्टैटिक डेटा मेंबर। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। मान लो कि आपका ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं जो हमने जस्ट देखा स्टूडेंट क्लास में, राइट। मान लो कि हमने वहां पे डेटा टाइप क्या लिया था, इंटीजर, तो मैं इंट लिखता हूँ यहाँ पे। क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम स्टूडेंट था, उसके बाद स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, और गाइस मेंबर का नाम क्या था वहां पे, काउंट। सो हम मेंबर का नाम लिखेंगे काउंट, ठीक है। और अगर मान लो आपको कुछ वैल्यू असाइन करनी है, मान लो मुझे 5 असाइन करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपने वैल्यू कुछ असाइन नहीं किया तो ये भी सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 से होता है, राइट। सो अगर आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप कुछ भी मतलब वैल्यू कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस। तो ये आपका ऑप्शन ये सही है। दूसरा देखिए क्या किया है, स्कोप रिजोल्यूशन की जगह पे उन्होंने कोलन यूज किया, तो ये रॉन्ग है। तीसरे में क्या किया है, वहां पे स्कोप रिलेशन यूज नहीं किया, तो ये भी गलत है। एंड डी में क्या किया है, वहां पे एरो ऑपरेटर यूज किया है, तो ये भी गलत है आपका। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। चलिए यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वी डिक्लेयर एनी स्टैटिक डेटा मेंबर इनसाइड अ क्लास। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम कोई भी स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन ए है, न्यू कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका नया कॉपी बनेगा, राइट। दूसरा, ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा इज क्रिएटेड, ओनली वन ऑब्जेक्ट यूजेस द स्टैटिक डेटा, एंड डी, न्यू मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड विथ एवरी ऑब्जेक्ट। तो देखिए हर एक का हम मतलब एक्सप्रेशन देखते हैं, और क्यों करेक्ट है क्यों रॉन्ग है वो देखते हैं। चलिए सबसे पहला, न्यू कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो ऐसे नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक डेटा का कॉपी नहीं तैयार होता। दूसरा, ओनली वन कॉपी ऑफ दैट डेटा इज क्रिएटेड, दैट इज करेक्ट आंसर। मतलब आपका जो स्टैटिक डेटा मेंबर है, स्टैटिक वेरिएबल है, उसका सिर्फ एक ही कॉमन कॉपी बनाएगा और एक ही बार उसको मेमोरी अलोकेट होगी, तो ये आपका बी सही आंसर है। उसके बाद सी,
ओनली वन ऑब्जेक्ट यूजेस द स्टैटिक डेटा, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट है क्लास के वो सभी स्टैटिक डेटा मेंबर यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो कॉमन रहता है सभी के बीच में। एंड ऑप्शन डी, न्यू मेमोरी लोकेशन इज अलोकेटेड विथ एवरी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे नहीं है, मतलब एक ही है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको नई मेमोरी मिलती है क्या स्टैटिक को, स्टैटिक डेटा मेंबर को, ऐसे नहीं है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a digest can have only access to other static members declared in the same class। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऐसे कौन सा मतलब है कि जिसको मतलब स्टैटिक मेंबर एक्सेस करने के लिए ना एप्लीकेबल है, तो दिया है यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन, प्राइवेट मेंबर फंक्शन, सी स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड डी कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। गाइस तो इसका आंसर है सी, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो अदर स्टैटिक मेंबर्स है ना डिक्लेयर इन द सेम क्लास, उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये बाकी फ्रेंड फंक्शन तो उसका तो अलग रोल है, राइट, प्राइवेट मेंबर फंक्शन भी उनका अलग टास्क है, एंड आल्सो अबाउट कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। सो हियर वी हैव C will be the correct answer. Question number 11. Static variable in a class is initialized when? Static variable कब initialize होता है? ठीक है, सबसे पहला है no need to initialize static variable, right? वो बोलते हैं कि जरूरत ही नहीं static variable initialize करने की। दूसरा, last object of the class is created. Third, first object of the class is created. And fourth, every object of the class is created. तो आपका obviously इसका आंसर रहने वाला है first object of the class is created. सो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टैटिक वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर इन अ पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए स्टैटिक वेरिएबल का ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक में ही करो, आप कौन से भी सेक्शन में कर सकते हो, आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, राइट, या फिर प्रोटेक्टेड में भी स्टैटिक का कर सकते हो। तो इसका आंसर रहने वाला है फॉल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल, राइट, वो फिर से यहाँ पे है। देखो क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग करके पूछा, राइट, ट्विस्टेड। सो डोंट वरी, हम उसको ठीक से समझ के लेंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल यूजिंग प्रोग्राम नेम, इट कैन बी कॉल डायरेक्टली, सी यूजिंग क्लास नेम, डी कैन बी कॉल आउटसाइड द फंक्शन। तो देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन अब भी जस्ट हमने सिंटैक्स में देखा, उसके लिए क्या करते हैं हम, क्लास नेम और स्कोप रिलेशन स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर यूजिंग क्लास नेम। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर। ऑप्शन दिए हमें, ऑप्शन ए क्लास नेम कोलन फंक्शन नेम, क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम, ऑप्शन सी क्लास नेम स्कोप रिलेशन फंक्शन नेम, एंड ऑप्शन डी क्लास नेम एरो फंक्शन नेम। तो अब भी जस्ट हमने देखा जब भी हम स्टैटिक मेंबर को कॉल करते हैं, राइट, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, उस वक्त हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं फॉलो बाय स्कोप रिलेशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे मैं मार्क कर दिया 14, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 15, टू डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर फंक्शन which keyword is used? So it's very simple, we all know that जब भी हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है तो उस वक्त हम सिंपली स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बाकी तो वर्चुअल फंक्शन का अलग, उसके बाद फ्रेंड फंक्शन का कीवर्ड है वो, एंड कॉन्स्ट। सो दिस वाज व्हाट अबाउट ऑल एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।